नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का दी पीजेंट्स एंड दी सिपोइज। पीजेंट्स का मतलब होता है किसान, याद रखिएगा, और सिपोइज का मतलब होता है सिपाही। देखो हम लोग ना बोल देते हैं आराम से सिपाही, लेकिन अंग्रेज नहीं बोल पाते थे, तो अंग्रेज लोग सिपाही को क्या बोलते थे? सिपोइज बोलते थे। बात समझ में आ रही है? और चूंकि अंग्रेज उन लोगों का हिंदी बड़ा कमज़ोर होता है, तो वो लोग सिपाही को क्या बोलते थे? सिपोही बोलते थे। सिपोही सिपोही बोलने में थोड़ा सा एक इंग्लिश वर्ड लगता है, लेकिन है एक्चुअली में सिपाही। तो सिपाही हम लोग बोल पाते हैं, वो लोग सिपाही नहीं बोल पाते थे, तो वो लोग सिपाही बोलते थे। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सिपाही के बारे में, और बात करने वाले हैं किसान के बारे में। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन द कंट्री साइड का मतलब गांव वाला एरिया। ठीक है, इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार्स डिसलाइक द हाई टैक्सेस एंड द रिजिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। यानी कि बात करें गाँवों का, तो गाँवों में जो किसान रहा करते थे और जो बड़े बड़े जमींदार लोग हुआ करते थे, इन सभी से अंग्रेज ना बहुत ही टैक्स लेता था। टैक्स किस ग्रुप का, किस चीज़ के लिए टैक्स बताओ? जमीन का, क्योंकि किसानों के पास, जमींदारों के पास जमीन हुआ करता था, और अंग्रेज ना इन सभी से जमीन के बदले में क्या मांगते थे? टैक्स मांगते थे। अंग्रेज बोलते थे कि यार तुम्हारे पास जमीन बहुत है, तो तुमसे तो हम जमीन नहीं लेंगे, लेकिन तुम क्या कर दो, अपना जमीन का जो अनाज उपजाओगे उसका कुछ हिस्सा हमको टैक्स के तौर पे दे देना। और जो नहीं देता था ना टैक्स, बड़ा गंदा मार मारता था अंग्रेज उन लोगों को, चाहे वो किसान हो चाहे जमींदार हो, हर किसी को। और रेवेन्यू का मतलब होता है टैक्स, सिंपल सा। तो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो तरीका था अंग्रेजों का, बड़ा गंदा था। रिजिड मतलब बड़ा ठोस था। मोहलत देता था अंग्रेज, 2-4 दिन देता था मोहलत कि हाँ इस समय पे टैक्स पूरा चुकता कर देना। नहीं देते थे ना हम लोग, तो बहुत गंदा मार मारता था हम लोगों को। ठीक है, आगे। मैनी पीजेंट्स वेर फेल्ड टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लेंडर्स एंड ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड्स दे हैड टिल्ड फॉर जनरेशंस। अब यहाँ पे मामला तो गंभीर तब हो गया जब, देखो अच्छा यहाँ पे ना आपको ये मानना पड़ेगा कि गांव में हर आदमी अमीर तो होता नहीं है। तो जो गरीब लोग थे, जो गरीब किसान थे, वो ना मनी लेंडर से पैसे कर्ज में लेते थे, यानी कि उधार के तौर पे लोन पे लेते थे। और किसी कारणवश यदि पैसा वो चुकता नहीं कर पाते थे ना, तो मनी लेंडर लोग भी छोटे मोटे किसानों को बड़ा गंदा मार मारता था, बहुत टॉर्चर करता था। और सबसे दर्दनाक कहानी तो तब हो जाता था जब पैसा ना देने के वजह से इन लोगों के ज़मीन को भी वो लोग क्या कर लेते थे? हड़प लेते थे। बोलते थे कि जब पैसा देना तब ज़मीन लेके चल जाना, ज़मीन का पेपर लेके चल जाना, जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक पेपर हमारे ही पास रहेगा। सोचो ऐसा होता था उस समय पे। तो कहने का मतलब यहाँ पे सबसे गंभीर समस्या में कौन था बताओ? पीजेंट्स, किसान। अंग्रेज भी टॉर्चर कर रहा है उसको, जमींदार भी टॉर्चर कर रहा है, मनी लेंडर भी टॉर्चर कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा में था अंग्रेज और सबसे नुकसान में था हमारा किसान। ठीक है, आगे। द इंडियन सिपोइज, सिपोइज का मतलब वही सिपाही। तो इंडियन सिपोइज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वेयर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, अलाउंस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। अब देखो होता क्या था ना, अंग्रेज भले ही हमारे इंडिया के ऊपर रूल करते थे, लेकिन अंग्रेजों के लिए जो सिपाही के तौर पे काम करते थे वो लोग कौन था बताओ? हम ही लोग तो थे। हम ही लोगों को वो लोग नौकरी पर रखते थे, हम ही लोगों को सिपाही बनाते थे। तो हम लोग, यानी कि हम इंडियंस को जो सिपाही बनाया था उन लोगों ने, हम लोग जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे सिपाही के तौर पे, सिपाही भी खुश नहीं था उससे, अंग्रेजों से। पता है क्यों? क्योंकि सिपाही को टाइम पे पेमेंट ही नहीं मिलता था, और यदि पेमेंट मिलता भी था तो बड़ा कम पेमेंट मिलता था। और जो काम करने का तरीका था उनका, वो भी गलत तरीका था। जैसे देखो, सिपाही का मेन काम क्या होता है? सब चीज़ देखना, कोई कहीं पे लड़ाई पीट ना करे, ये काम होता था। लेकिन सिपाही को सिपाही वाला काम कम, कुत्ते टहलवाने का काम ज़्यादा करवाता था। और उस समय पे अंग्रेजों का तो ये बड़ा आम बात था। अंग्रेज ने उस समय पे कुत्ता पालते थे, हाथी पालते थे। बताओ, सिपाही से वो लोग काम करवा रहे हैं इस प्रकार का, ये सिपाही का काम है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो सिपाही लोग भी यहाँ पे खुश नहीं थे। और ये सिपाही लोग कौन थे? इंडिया ही के लोग थे, जो सिपाही के लिए, सिपाही के तौर पे अंग्रेजों के लिए काम करते थे, सिंपल। ठीक है, तो सिपाही लोग भी खुश नहीं था, किसान भी खुश नहीं था अंग्रेजों से। लेकिन खैर आगे क्या होता है वही देखते हैं। Some of the new rules imposed by the company violated their religious sensibilities and beliefs. अब अंग्रेज ना समय समय पर कुछ ऐसे ऐसे कानून निकालते रहते थे, नियम कानून, जिस नियम कानून से किसानों का, सिपाहियों का जो धर्म था, जो रिलीजन है, वो खतरे में पड़ जाता था। खतरे में मतलब वो अपने धर्म के खिलाफ काम करवा देता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझो, जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या है? हमारे हिंदू धर्म में जैसे मान लीजिए कि हमारे हिंदू धर्म में क्या है, सिंपल सा, हमारे हिंदू धर्म में गाय को काटना बड़ा गलत माना जाता है। तो इस प्रकार का काम अंग्रेज करवाता था हम लोगों से।
हालांकि गाय नहीं कटवाते थे, लेकिन बड़ा गंदा काम करवाता था जो कि हिंदू लोगों को करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कई बार तो अंग्रेज ऐसा ऐसा काम हम लोगों से करवा देता था जो सवाल हमारे धर्म पे खड़ा कर देता था। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब ऐसा वो क्या करता था जरा इसमें भी हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन दोज डेज मैनी पीपल इन द कंट्री बिलीव दैट इफ दे क्रॉस्ड द सी दे वुड लूज देयर रिलीजन एंड कास्ट। उस समय पे हमारे इंडिया में ना एक कहावत चलता था उस समय पे कि जो भी आदमी पानी को क्रॉस करेगा, पानी को क्रॉस करने का मतलब है कि जो आदमी समुद्र को लांघ देगा, लांघ देने का मतलब है कि जहाज से बैठ के यदि उसको वो पार कर देगा, एक जगह से दूसरी जगह जब चल जाएगा तो वो अपना धर्म खो देगा और अपना जाति भी वो खो देगा। ऐसा उस समय पे कहावत था। हालांकि इस बात का कोई सेंस नहीं है, लेकिन उस समय पे ऐसा कहावत था कि जो भी आदमी एक कंट्री से दूसरे कंट्री चल जाएगा समुद्र को लांघते हुए, यानी कि जहाज के थ्रू, वो अपना धर्म खो देगा और अपना कास्ट भी खो देगा। बात समझ में आ रही है? उस समय पे ऐसा कहावत था। अब अंग्रेज क्या करता था भाई? अंग्रेज हम लोगों को काम करवाने के लिए इंडिया से जहाज़ों में ठूस ठूस के भरता था और दूसरे कंट्री में लेके हम लोगों को उतार देता था, वहाँ पे काम करवाता था। तो बताओ, यहाँ पे हमने समुद्र को लांघ दिया कि नहीं लांघ दिया? तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया? धर्म और कास्ट दोनों खत्म हो गया। खैर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सो when in 1824 the sepoys were told to go to Burma by the sea route to fight for the company, sepoys refused to follow the order। अब हुआ क्या ना, बर्मा में अंग्रेजों को लड़ाई लड़ना था। अब अंग्रेजों का लड़ाई लड़ना है तो अंग्रेज क्या अपने आदमी से लड़ाई लड़वाएगा? बिल्कुल नहीं। किससे लड़वाता था? हम इंडियन से लड़वाता था। तो हम लोगों को, यानी कि हम इंडियंस के सिपाही को क्या किया? इंडिया के सिपाही को उन्होंने जहाज़ों में ठूसा और कहाँ उतार दिया? बर्मा में उतार दिया। बर्मा जगह का नाम है, बर्मा में उतार दिया। इस तरीके से हम लोगों ने लंबे सफ़र समुद्र में बिताया और समुद्र को हमने क्रॉस कर दिया। ठीक है, ऐसा करना होता है ना। जैसे मान लो कि भाई यदि आपको बर्मा जाना है तो समुद्र को तो तय करना ही पड़ेगा, आपको समुद्र को तो लगना ही पड़ेगा। तो बताओ, क्या ये हिंदू धर्म के खिलाफ उस समय पे था? मतलब ये क्या हिंदू धर्म के पक्ष में था ये चीज़? क्या ऐसा हम लोग चाहते थे उस समय पे? समुद्र को लांघना कभी चाहते थे हम लोग? नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेज करवाना चाहता था। तो अंग्रेजों ने जब ऐसा करने के लिए कहा तो हम लोगों ने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। बोला कि नहीं भाई, ये हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ है, हम समुद्र को लांघ नहीं सकते हैं। तो उस समय पे सिपाही ने क्या कर दिया? इसको मना कर दिया, कहा कि नहीं हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो बताओ, क्या अंग्रेजों को गुस्सा नहीं आया होगा? गुस्सा आया होगा। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। सिपाहीज वांटेड टू गो बाय द लैंड रूट सो दे वेयर सेवरली पनिश्ड। सिपाही वहां जाना चाहते थे लड़ाई लड़ने के लिए अंग्रेजों के लिए, लेकिन समुद्र के रास्ते से नहीं, क्योंकि एक परंपरा था ना, समुद्र को लांघ देंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, कास्ट अलग हो जाएगा, हमारा नष्ट हो जाएगा। तो सिपाही यानी कि सिपाही वहां पे जाना तो चाहते थे, लेकिन समुद्र के रास्ते से नहीं बल्कि लैंड के रास्ते से। एक तरीके से अंग्रेजों के सामने इन लोगों ने क्या कर दिया? मना कर दिया। और मना करने का परिणाम ये हुआ कि सारे सिपाहियों को बड़ा गंदा पनिशमेंट मिला, बहुत गंदे तरीके से टॉर्चर किया गया होगा, मारा पीटा गया होगा। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। In 1856, the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अंग्रेजों ने 1856 में कानून ही निकाल देता है। कानून ये निकालता है कि जो आदमी आर्मी में काम करेगा अंग्रेजों के लिए, उसको दूसरे कंट्री भी जाना पड़ेगा समुद्र को लांघ के। सोचो, जो चीज़ हम पहले नहीं करना चाहते थे उस चीज़ को करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या कर दिया? कानून ही बना दिया। अब ऑब्वियस ही बात है भाई, कानून को नहीं मानेंगे तो क्या हमको मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा, सजा मिलेगा। तो सोचो अंग्रेज कितना चालाक था, अपना काम करवाने के लिए ना फटाक से कानून निकाल देता था, और वो उसके पास एक फिर बात भी होता था कहने के लिए। कानून है भाई, नहीं मानोगे तो टॉर्चर तो करना ही पड़ेगा, पनिशमेंट तो मिलेगा ही। तो सोचो, जो चीज़ हम पहले करना नहीं चाहते थे वही चीज़ हम लोगों से ये लोग क्या कर रहे हैं? ज़बरदस्ती करवा रहे हैं ना, नियम कानून पास करके करवा रहे हैं। इसीलिए हमने आपको पहले वाले क्लास में भी कहा था कि अंग्रेज नियम कानून तो बहुत बनाते थे, लेकिन वो हमारे भलाई के लिए एक भी नहीं होता था, सब उनके भलाई के लिए होता था। सिपाहीज वेर ऑल्सो अनहैप्पी अबाउट what was happening in the countryside because families of sepoys living in the villages। अब देखो, सिपाही हैं, काम किसी के लिए कर रहे हैं? अंग्रेजों के लिए। लेकिन सिपाही का परिवार कहाँ रह रहा है? गाँवों में रह रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है। यदि वो रेंट नहीं दे पाएगा, टैक्स नहीं दे पाएगा अंग्रेजों को, तो उसको भी तो मारा पीटा जाएगा ना।
तो यहाँ पे सिपाही ना खुश थे अंग्रेजों से, इसलिए भी क्योंकि उनको लग रहा था कि यार अंग्रेजों के लिए हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन गांव जब ये लोग जाते हैं ना तो हमारे परिवार को लोग मारते पीटते हैं। क्यों मारते पीटते हैं? टैक्स चुकता ना कर पाने की वजह से। तो इस वजह से भी सिपाही लोग हमारा बड़ा खुश नहीं थे अंग्रेजों से, बिल्कुल नाराज थे लोग। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स, यानी कि कुछ बदलाव भी किया गया। रिफॉर्म का मतलब कुछ बदलाव किया गया, कुछ चेंजेस किया गया, लेकिन उस चेंजेस को लेकर हमारा रिस्पॉन्स कैसा था, हम लोगों ने किस तरीके से रिएक्ट किया, ये भी देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। अंग्रेजों को अब लगने लगा था कि इंडिया को क्या करना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए, यानी कि इंडिया के अंदर जो परंपरा ये सब है ना उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। और उस समय पे हमारे इंडिया में ना परंपरा बहुत था, ठीक है, उसको चेंज करना चाहिए, ऐसा अंग्रेजों को लगा। लॉज वेयर पास्ड बाय द कंपनी टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू इनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज। यहाँ पे ना अंग्रेजों का हमको जो एक सबसे अच्छा बात लगता है वो ये लगता है कि उस समय पे इंडिया में ना एक प्रथा चलता था, सती प्रथा। इसमें होता क्या था कि यदि मान लीजिए किसी पत्नी का हस्बैंड डेथ कर गया, यानी कि किसी महिला का हस्बैंड डेथ कर गया, तो उस डेड बॉडी के साथ जिंदा उस महिला को भी जला दिया जाता था जिसका हस्बैंड डेथ किया है। ये परंपरा इस इंडिया में उस समय पे बहुत आम बात था। ये परंपरा जब अंग्रेजों ने देखा ना उनको बड़ा बुरा लगा। उनको लगा ना यार ये परंपरा बड़ा अजीब है, इंडिया में ये परंपरा नहीं होना चाहिए। यार उसका हस्बैंड मरा है उसको जलाया जाए, जिंदा महिला को क्यों जलाया जाए? क्या आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया, ठीक किया कि नहीं? बिल्कुल काम किया। तो कहने का मतलब अंग्रेज कुछ मायने में ठीक भी थे तो कुछ मायने में गलत भी थे। यहाँ पे अंग्रेज बड़ा ठीक था। ठीक इसलिए था क्योंकि जो सती प्रथा था इनको पूरी तरीके से उन्होंने क्या कर दिया था, ठीक करने का जिम्मेदारी ले लिया था। उनको ऐसा लगा ना सती प्रथा बड़ा खत्म है भाई, महिला का हस्बैंड डेथ किया है ना, महिला को जो जिंदा रहने का अधिकार है ही, तो ये पहला उन्होंने ठीक किया। दूसरा, उस समय पे हमारे इंडिया में एक परंपरा ये भी था कि जो महिला विधवा हो गई यानी कि जिसका हस्बैंड डेथ कर गया वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। उस समय पे ये परंपरा था। अंग्रेजों ने इसको भी चेंज कर दिया। हालांकि चेंज अंग्रेजों ने नहीं किया था, एक इंसान यहाँ पे है वो हमारे हैं राजा राम मोहन रॉय। हालांकि अंग्रेजों ने साथ दिया था, ये आपको मानना पड़ेगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी थे वो खुद इंडिया ही के थे जिन्होंने सती प्रथा को खत्म किया और विधवा महिला दोबारा शादी कर सकती है इसको उन्होंने लागू किया। उनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, खैर आगे देखते हैं क्या होता है। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड। अब चूंकि भाई इंडिया में रूल अंग्रेजों का, अंग्रेज क्या बोलते थे, इंग्लिश बोलते थे, तो उन्होंने इंडिया में क्या लागू कर दिया, इंग्लिश लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया में जो पढ़ाई होगा वो किस लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में होगा। सोचो, और हम लोग को इंग्लिश कुछ समझ में नहीं आता था। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। आफ्टर 1830 the company allowed Christian missionaries to function freely in its territory and even on land and property। अब 1830 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी क्रिश्चियन के मिशनरीज थे, क्रिश्चियन के मिशनरीज का मतलब होता है क्रिश्चियन धर्म के अंदर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, पुजारी लोग, जैसे हमारे इंडिया में जो हिंदू धर्म है उसमें जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंडित बोलते हैं, ऋषि मुनि बोलते हैं। उसी प्रकार से जो क्रिश्चियन के अंदर होते हैं बड़े बड़े लोग, ज्ञानी लोग, उनको हम लोग कहते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज। ठीक है, तो इन लोगों को अंग्रेजों ने कहा कि आप जहाँ जहाँ भी हैं, जहाँ जहाँ आप रहते हैं वहीं पे आप क्या करो, अपना काम करो। काम करने का मतलब है कि आप इंग्लिश में लोगों को पढ़ाना चालू करो। और वही कारण है कि आज भी आपको इंडिया के अंदर बहुत सारे स्कूल ऐसे दिखते हैं जो कि क्रिश्चियन के द्वारा चलाया जाता है। एग्जाम्पल आपको बताते हैं, संत कैरेंस, संत माइकल, संत डोमिनिक, संत जोसेफ, ये सब जो स्कूल है ये सब कौन चला रहा है बताओ, क्रिश्चियन ही तो चला रहे हैं। और ये उसी समय का देन है, उसी समय पे क्रिश्चियन मिशनरीज ने स्कूल चालू किया जिसका रिजल्ट आपको आज भी देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसे क्रिश्चियन परिवार हमारे इंडिया में आज भी हैं जो कि बड़े बड़े स्कूल चलाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, मैंने जो एग्जाम्पल दिया आपको, संत कैरेन, संत माइकल, संत जोसेफ, संत डोमिनिक, ये सब आपका स्कूल का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन 1850 a new law was passed to make conversion to Christianity easier। अब देखो, अंग्रेज लोग जो थे ना वो किस रिलीजन से बिलोंग करते थे बताओ, क्रिश्चियनिटी से। अब अंग्रेज ये चाहता था कि भारत में सारे लोगों को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो उन्होंने ना बहुत सारे लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया भी है।
और ख़ास करके जो आदिवासी लोग थे हमारे इंडिया में उस समय पे, जो जंगलों में रहते थे, उनमें तो ज़्यादा ये कन्वर्जन देखने को मिला है। यानी कि अंग्रेज फोर्सफुल्ली, ज़बरदस्ती बहुत सारे लोगों को क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करवा दिया था। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक नियम ही निकाल दिया था भाई उन्होंने 1850 में। आगे, अकॉर्डिंग टू लॉ, इस लॉ के अनुसार एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी देयर इज नो लॉस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। यानी कि यहाँ पे अंग्रेजों ने ये जो नियम निकाला था कि क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया जाए, इस नियम के तहत अंग्रेजों ने ये कहा कि जो इंडियन क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाएगा उनका धन संपत्ति प्रॉपर्टी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा, वो आप ही का रहेगा। बस आप किस में कन्वर्ट हो जाओ? क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाओ, आपका धन संपत्ति जो वो आप ही का रहेगा। मैनी इंडियंस बिगन टू फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। अब देखो, हम लोगों को जबरदस्ती किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? क्रिश्चियन में। तो क्या हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या इन सबको, सॉरी ईसाई को तो नहीं, क्योंकि ईसाई को हम लोग क्रिश्चियन कहते हैं, हिंदू, मुस्लिम और सिख, क्या इन लोगों को गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल गुस्सा आएगा, क्योंकि भाई हर लोगों को अपना धर्म प्यारा होता है। हम क्रिश्चियन में क्यों जाएं? हमको अपना हिंदू धर्म प्यारा है, हमको अपना मुस्लिम धर्म प्यारा है, हमको अपना सिख धर्म प्यारा है, तो हम क्रिश्चियन को क्यों फॉलो करें? लेकिन ज़बरदस्ती फॉलो करवाया जाता था। तो हम लोगों के बीच में, लेकिन हम लोगों के मन में गुस्सा आ गया अंग्रेजों के प्रति कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आगे। तो इस तरीके से हमारा रिलीजन छीना जा रहा था, हमारा जो जीने का तरीका था वो छीना जा रहा था। अब देखो, हिंदू में आप हैं, हिंदू धर्म में यदि आप हैं, कल्चर अलग है, फेस्टिवल अलग है। आप क्रिश्चियन में जाओगे, आपका कल्चर अलग हो जाएगा, फेस्टिवल अलग हो जाएगा। कहने का मतलब पूरा आपका लाइफ ही चेंज हो जाएगा, जो कि हम लोग ऐसा चाहते बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, आगे। बट देयर वर अदर इंडियंस ऑल्सो हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस। लेकिन कुछ ऐसे भी इंडिया के लोग थे जो कि अपने प्रैक्टिस को, यानी कि जो फिलहाल चल रहा है, उसको चेंज करना चाहते थे। यानी कि जो हिंदू में है, या फिर जो मुस्लिम में है, या फिर जो सिख में है, वो भी अपना धर्म कोई लोग चेंज करना चाहता था। अब देखो, धर्म में, हर रिलीजन में ना अलग अलग लोग होते हैं। जिनको अपना धर्म अच्छा लगता है वो रहते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता वो अपना धर्म चेंज कर लेते हैं। तो उस समय पे कुछ लोग ऐसे थे हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वाली क्लास में, वो हमारा होगा थ्रू द आइज ऑफ द पीपल। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर दिक्कत रहेगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।